हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग जो है वो बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये बच्चा रेगुलर और सोल वाले दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, इग्नू वाले बच्चों के भी यही क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, पैटर्न चेंज होता है, हल्का फुल्का सा क्वेश्चन के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर इनफैक्ट क्वेश्चंस भी जो है होते हैं वो पैटर्न से ही आते हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ये वाला क्वेश्चन है मैंने सोल वाले बच्चों के क्वेश्चन पेपर में से लिया है, हालांकि सेम एज इट इज जो क्वेश्चन है वो रेगुलर वाले बच्चों का भी है, तो दोनों बच्चे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेखों और सिक्कों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ ये पूछा गया है कि जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, हमारा एंशियंट इंडिया जो है, उसका जो हिस्ट्री है, उसके अध्ययन के अंदर अभिलेख और सिक्के जो हैं, यानी कि कॉइन्स और आर्काइव्स जो हैं, वो किस हद तक जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है ना। मैंने पूरी की पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है अभिलेखों के ऊपर भी, बट वो आपके लिए बड़ा है क्योंकि वो थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है। बट अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है पढ़ने के अंदर तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभिलेखों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने उसके अंदर। ठीक है बच्चा, चलिए तो फिर हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना आपको लिखनी ही लिखनी है। जब आप थोड़े से हाई लेवल की एजुकेशन लेंगे, जैसे कि आप एमए करेंगे, आप पीएचडी करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर बता रही हूँ मैं आप लोगों को, तो कंपलसरी होता है हमारा प्रस्तावना लिखना। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। तो अगर आप अभी से हैबिट डाल लेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छी रहेगी चीज़। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख तथा सिक्के दोनों ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सिक्कों से हमें सभी कालों की आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों से भी कहीं अधिक है अभिलेख, इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसके अंदर इसका निचोड़ है कि जो सिक्के हैं और अभिलेख हैं वो हमारे आर्थिक स्थिति, यानी कि जो सिक्के हैं मेनली वो आर्थिक स्थिति को बताते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, जो करेंसी होती है उससे पता चलता है कि हाँ सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, तो उन चीज़ों से पता चलता है कि किस काल के अंदर कितना ज़्यादा जो ट्रेड है या फिर उनकी जो इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही होगी। सोने के हैं, जैसे गुप्त काल के अंदर सोने के सिक्के चलाए गए, तो हम लोगों को पता है कि गुप्त काल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इकोनॉमिकली। ठीक है, अभिलेख से हमें आर्थिक स्थिति का पता इस तरीके से लगता है कि मान लीजिए कोई भी लिखित दस्तावेज है, उसके अंदर किसी व्यापार के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो वो हमें एक सूचना देता है कि हाँ मान लीजिए कि अगर हम अकबर के काल का मतलब कि मुगल काल का लें, जिसके अंदर अकबर लें, औरंगजेब लें, ठीक है, इन सबको ले, तो ये तो बहुत मॉडर्न आ जाता है एक तरीके से। ठीक है, हालांकि मिडिल इंडिया के अंदर आता है, बट मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये बहुत आगे का है। इसके अंदर जो रिटर्न चीज़ें आ ही गई थी, बट जब हम एंशंट देखते हैं, इसके अंदर प्राचीन पूछा है ना, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए और समझना भी। लेकिन अगर हमें ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे कि मान लीजिए गेहूं का भाव, चावल का भाव, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही वो इन्फॉर्मेटिव होता है। ठीक है बच्चा, तो एक एक चीज़ जो होती है ना हमें समझनी पड़ती है। मैं आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये आप एग्ज़ाम के अंदर जो सुनते हैं ना वो आप लिखते हैं, पढ़ने से ज़्यादा जो आपने सुना होता है ना वो लिख सकते हैं। जो मेरी वर्डिंग्स है ना, अगर आप ये भी एग्ज़ाम के अंदर लिख देंगे तो आप लोगों के नंबर पक्के हैं। देखिए बच्चा, हम बढ़ते हैं सिक्कों की तरफ। अब हम जो है वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सिक्के और अभिलेख दोनों को अलग अलग। अब देखिए, पहले सिक्के देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अभिलेखों के साथ साथ सिक्के भी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। देश के विभिन्न भागों में खुदाई से भारी मात्रा में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, जो हमें गुप्त काल तक के भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये जरूर लिखेगा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको चेक कर देख लेगा तो लगेगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि मुद्रा शास्त्रीय शास्य अभिलेखीय शास्त्रीय से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारा मुद्रा शास्त्र है वो अभिलेख शास्त्र से कम महत्वपूर्ण है, परंतु भारतीय अतीत के विभिन्न विधियों के प्रामाणिक स्रोत हैं। इन्हें मोटे तौर पर दो विभिन्न अवधियों में बांटा जा सकता है। पहली मौर्य के पहले के काल के, यानी कि मौर्य से भी पहले के, और दूसरे जो है वो मौर्य के बाद के काल के। ठीक है,
मौर्य से पहले के सिक्के सामान्यतः दो प्रकार के हैं, छापे वाले और आहत सिक्के या साँचे में ढले सिक्के। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, या तो छापे वाले जिनको आहत सिक्के कहते हैं या फिर साँचे में ढले वाले सिक्के। ठीक है, यह सिक्के एक तरफ दोनों प्रकार के राज्य और राजतंत्र, गणतंत्र तथा निजी व्यापारियों, व्यापार संघ और नगर निगमों और अन्य छोटे निजी निकायों द्वारा निर्गत किए जाते थे। यानी कि इन लोगों के द्वारा ही ये यूज़ किए जाते थे ये सारे सिक्के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मट्टी और कांसे के बर्तन में बड़ी हिफाजत से जमा करते थे ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का प्रयोग कर सकें। ऐसे अनेक निधियां जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी तक्षशालों में ढले गए सिक्के भी हैं, देश के अन्य भागों में मिली है। यह निधियां अधिकतर कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चा, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि पहले जो है वो बैंक में तो सेव करते नहीं थे लोग, बैंक जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो क्या करते थे ना, मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनके अंदर रखते थे। अब उन्होंने रखा, गाड़ा, मान लीजिए कुछ ऐसा हादसा हो गया फैमिली के साथ, कुछ भी होगा तो वो गड़ा ही रह गया और वो चीज़ हमें मिल गई आज खुदाई के बाद। ठीक है, ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक राज किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालय में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले आए। समझ रहे हैं आप, यानी कि यहाँ से जो उनको सिक्के मिले अपने साथ ले गए। देखिए, हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिले हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथि का भी उल्लेख है। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थान बतलाते हैं कि उन स्थानों में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। विशेषता उन हिंद यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुँचे और जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में यहाँ शासन किया। ठीक है बच्चा, हमें सिक्कों से इतनी सारी चीज़ों का पता चलता है ना कि आप सोच तक नहीं सकते। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ठीक है, आप इसको एज इट इज़ भी एग्जाम के अंदर लिखेंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स वो भी। ठीक है, देखिए, क्योंकि सिक्कों का काम दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता था। ठीक है, सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन, बेटा देखो सिक्को हो गया, ठीक है, इसको ना सिक्को कर देना आप, लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर कालों में मिले हैं, जो विशेषता शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। कौन से काल में मिले हैं बेटा? मौर्योत्तर काल में। ठीक है, मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्य काल के बाद। ठीक है, और मौर्योत्तर पूर्व मतलब मौर्य काल से पहले। देखिए, गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। इन सब से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेष मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक अभाव में खूब ही बढ़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यापार जो है वो बढ़ा था। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शीतल हो गया था। यानी कि गुप्त काल के बाद जो था वो व्यापार और वाणिज्य शीतल का मतलब ठंडा पड़ गया था। ठीक है, देखिए, सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित करते हैं, जिससे तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश पड़ता है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख। देखिए, अब मैं आपको सिक्कों का ना एक छोटा सा एक चीज़ बताती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं मौर्य काल के, हम लोग जो है वो मौर्य काल की पीरियड में, ठीक है, मान लीजिए गुप्त काल की पीरियड में हम लोग सोने के सिक्के जारी करते हैं। गुप्त काल में हम, और बहुत अच्छा हमारा जो है वो ट्रेड है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा है? आज के लोगों को कैसे पता चलेगा? जितनी जगहों पर, जितनी दूर सेम जो सिक्के हैं वो जितने ज़्यादा दूर फैले होंगे, समझ लीजिए उतनी दूर तक जो है वो व्यापार होता रहा होगा। ठीक है, हालांकि उस टाइम में शायद अनाज से भी लेन देन होता होगा, लेकिन सिक्के चल गए तो इसका मतलब जो है वो
सिक्कों से ही लेन देन होता था। यानी कि अगर मान लीजिए दिल्ली में बैठकर कोई गुप्त साम्राज्य का बंदा दिल्ली से बैठकर अफगानिस्तान में अपना ट्रेड कर रहा है, तो हमें पता चलेगा कि उन सिक्कों से, क्योंकि सेम जो सिक्के हैं वो वहाँ पर भी मिले होंगे। सोना है बेटा, वो सोने को पिघला कर कुछ भी कर सकते हैं, सोना एक बहुमूल्य वस्तु थी। ठीक है, आप ये मत देखिए कि करेंसी चलेगी नहीं चलेगी उस कंट्री में, ये वो आज की तरह नहीं होता था। मेन होता था कि किस धातु से बना है वो। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा बात। दूसरी चीज़, मान लीजिए अफगानिस्तान में कोई चीज़ नहीं होती, कोई ऐसी फसल नहीं होती, बट वो इंडिया में होती है और बहु मात्रा के अंदर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें वो चीज़ वहाँ मिली है, तो समझ लीजिए कि हाँ भाई ट्रेड से ही वो चीज़ वहाँ मिली होगी। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, जिसका मतलब शायद ट्रेड से भी नहीं होता, तो वो चीज़ वहाँ पर उगाई जाती होगी। ठीक है बच्चे, ये डिफरेंस होता है, समझ लीजिए इसको। डाउट लगता है कमेंट कीजिए, आपको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अभिलेख की तरफ। सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरानीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अभिलेख मोहरों, प्रशस्त स्तंभों, चट्टानों और ताम्र पात्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी। बेटा देखिए, जहाँ पर भी आपको लिखित चीज़ मिल जाती है ना पुराने ज़माने की, प्राचीन काल की, जब पेपर्स नहीं थे, तो समझ लीजिए हाँ भाई वो अभिलेख है, क्योंकि हमें वो चीज़ जो है वो वहाँ पर लिखी हुई मिली है। बस इस बात को अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लिख सकें। आगे बढ़ते हैं। देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते थे, किंतु ईशा के आरंभिक शतकों में इस काम में ताम्र बातों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोजने की परिपाटी दक्षिण भारत में व्याप्त स्तर पर जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है और यह ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। ठीक है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है और 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगता है। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ था, यानी कि प्राकृत भी चलती आ रही थी, संस्कृत भी चल रही थी, प्राकृत भी चल रही थी। ठीक है, अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं सदी से होने लगा। प्रादेशिक का मतलब होता है जो आस पड़ोस की नॉर्मल भाषा होती है, क्योंकि हर कोई तो संस्कृत बोल नहीं सकता था, मैंने अपनी बाकी वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें उसको तो आपको पता चलेगा कि जो संस्कृत है ना, वो सिर्फ बड़े तबके के लोग, पंडित वर्ग या फिर राजा महाराजा जो है वो, क्षत्रिय जो है वो यूज़ करते थे। हालांकि आम जनता जो नागरिक होते थे वो अपनी प्रादेशिक भाषा का यूज़ करते थे, चाहे वो प्राकृत हो, खरोष्टी हो, पाली हो या कोई और लैंग्वेज हो। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सबको पता चली बात, हड़प्पा के जो अभिलेख है सिर्फ और सिर्फ यही ऐसे अभिलेख है जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। यह संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में विभिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा। पाकिस्तान और अफगान के अशोक के अभिलेखों में यूनानी और अरामाई लिपियों का भी प्रयोग हुआ। बेटा देखिए, सब तो अपने 12th में पढ़ाई हुआ है, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही। यदि ब्राह्मी और इसकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरातात्विक ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश लेखों को पढ़ सकता है, परंतु इसके बाद इस लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया और इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया। गुप्त काल के अंत तक बेटा देखिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, मैंने बहुत सारी आपको बताया है लिपियों का। ठीक है, तो क्या होता है, समय बीतता जाता है, लैंग्वेज मिक्स होती जाती है और एक अलग लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, मैं भी अभी प्रॉपर हिंदी नहीं बोल रही हूँ, मेरी लैंग्वेज के अंदर भी 3 लैंग्वेज जो है वो मिक्स है, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। ठीक है, प्रॉपर हिंदी तो बहुत अलग होती है, प्रॉपर संस्कृत अलग होती है, प्रॉपर इंग्लिश आप लोगों को पता ही है, प्रॉपर उर्दू भी अलग होती है। हम जो इंडियंस है वो मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चा, अगर आप लोग हिंदी के भी स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी ग्रामर करते हैं, हिंदी ऑनर्स के हैं अगर आप, तो आप लोगों को पता होगा ये आपका टॉपिक है एक पूरा का पूरा लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है बच्चा, देखिए
सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। यह लगभग 25 वर्ष पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। देश के सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वह है ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के अभिलेख। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा को छोड़कर जो है वो अशोक के अभिलेख है जो पढ़े जा चुके हैं। इसके अलावा हड़प्पा के अभिलेख नहीं पढ़े जा चुके, बाकी अशोक के बाद के तो सारे पढ़े ही जा चुके हैं बेटा। ठीक है, देखिए अब अभिलेखों के प्रकार भी होते हैं। ये मैंने टॉपिक इसलिए लिखा है ताकि आप बच्चे जो है वो अच्छे से समझ सकें इस टॉपिक को। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना। आप जितना बड़ा आंसर लिखेंगे 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, जितने भी आपके नंबर होते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्योंकि 500 वर्ड्स तो ज़्यादा लिखना ही होता है आप लोगों को। ठीक है, देखिए कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक, राज्य, देशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं। अशोक के अभिलेख इसी कोटि के हैं। ठीक है, दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव आदि संप्रदायों के अनुयायियों के भक्त भाव से स्थापित संभोग राशिफल को मंदिर और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण किया गया है या फिर कराया गया था। देखिए तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियाँ आती हैं जिनमें राजा और विजेताओं के गुणों और कृतियों का बखान तो है, पर उनकी पराजय और कमजोरियों का कोई जिक्र नहीं है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इसी कोटि का उदाहरण है। इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पात्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पी और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्म और अर्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान अभिलेखित हैं। हर एक चीज़ बेटा, पॉलिटिकल हो चाहे वो रिलीजियस हो या फिर वो सोशल हो, हर चीज़ के जो अभिलेख है हमें मिल चुके हैं मौर्य काल के। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, मौर्य काल के अंदर से हमें इतनी जानकारियाँ मिली है ना, और हमें इतना कुछ मौर्य काल के बारे में इसी वजह से पता है क्योंकि हमें अभिलेख और सिक्के और अन्य जानकारियाँ बहुत डिटेल में प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, तो किसी भी काल के बारे में अगर हमें जितना पता होता है, किसी काल के बारे में ज़्यादा पता होता है, किसी काल के बारे में कम, तो उसका रीज़न ये होता है कि उस काल की चीज़ें हमें कम मिली होंगी खुदाई में, और उसकी जो खोज है वो भी चल रही होगी। बट आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर इस टाइम भी अशोक के अभिलेख में, अशोक के काल में, मौर्य काल के अंदर अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो पूरे के पूरे इतिहास को चेंज कर सकती है अभी भी, ऐसे ही हड़प्पा काल के लिए मैं बोलूँगी, और ऐसे ही जितने भी पुरानी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हिस्ट्री हैं एंशिएंट, पूरा पलट सकती है एक ही टाइम में अगर हमें कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जो इतिहास को बदल सकती हैं। समझ रहे हैं आप? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए सिक्के, अभिलेख। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमें मिलती है, मूर्तियाँ, मन के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चा। 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई होगा और आपके पास हिस्ट्री थी। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः राजा और सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भूव्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। यह अभिलेख अधिकतर ताम्रपत्रों भी बोल सकते हैं पर उकेरे गए, उकेरे का मतलब खोदना, खोदे गए हैं, गाड़े गए, नक्काशी की गए, ये भी बोल सकते हैं आप। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का वितरण है। यह विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। ठीक है बेटा, देखिए अब हमें जो है वो निष्कर्ष लिखना है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लेंथी आंसर लिखवाया है आप लोगों को, मतलब आप लोगों के लिए लेंथी होगा, फर्स्ट ईयर के नए नए बच्चे हैं अभी आप। ठीक है, आप लोगों को निष्कर्ष, कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। मैं देखिए आपको समझा देती हूँ कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। आपने जो भी पॉइंट लिखे हैं ना अभी तक, आप उन सबको थोड़ा थोड़ा करके निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हैं। आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं निष्कर्ष लिखने की कि जैसे कि हमने अपने उत्तर के अंदर समझा, अभिलेख और सिक्के जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं हमारी इतिहास को समझने के लिए। सिक्कों के बारे में बता दीजिए कि सिक्के कैसे कैसे व्यापार के अंदर आर्थिक सहायता देते हैं व्यापार को। ठीक है, अभिलेखों के बारे में बता दीजिए किस तरीके से पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चीज़ों के बारे में हेल्प करते हैं लिखित दस्तावेज जो होते हैं हमारे। ठीक है बच्चा, तो ये निष्कर्ष लिखने का तरीका होता है, तो निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए बच्चा। आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
कोई भी डाउट हो आप मेरे को आओ, मेरे पास आओ, कमेंट करो, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगी। बट आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, और जब आपके मार्क्स आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं भी अप्रिशिएट हूँ, हाँ भाई मुझे पता है मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो अच्छे से पढ़िए, समझ में ना आए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।